दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक नई तरीके के विवाद को जन्म देने की कोशिश कर रही है और इस विवाद का आधार भाषा है और परिसीमन है। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये भाषा विवाद क्या है और परिसीमन के माध्यम से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती नज़र आ रही है। मज़ेदार बात इसमें यह है कि खुद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस विवाद में फंस चुके हैं और वो अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी को भी बुरे तरीके से फंसा चुके हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा विवाद से। आपको पता है कि बीजेपी के सरकार में नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। तो ये जो भाषा विवाद है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति थी इसमें भाषा को लेकर के जो प्रावधान किया गया उसमें ये कहा गया कि इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था में 3 भाषा पद्धति लागू होगी। 3 भाषा पद्धति का मतलब ये है कि यानी कि 3 भाषा का फार्मूला का मतलब ये है कि स्कूल के अंदर या कोई भी जो इस तरह का एजुकेशन सेंटर है वहाँ पर 3 भाषाओं में पढ़ाई होगी। यानी कि कोई भी छात्र होगा तो उसको 3 भाषा पढ़नी पड़ेगी। उसमें से 2 भाषा भारतीय हो सकती है और 1 भाषा कोई अन्य भाषा भी हो सकती है। और इस चीज़ को लेकर के दक्षिण भारतीय राज्यों के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया उसमें ये कहा गया था बेसिकली कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं और वहाँ के जो छात्र हैं, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरीके से इन भाषाओं का सेलेक्ट करना, इसके बारे में इस नई शिक्षा नीति में कहा गया था कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये 4 भाषाएं हैं जो कि दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, तो इनको वो लोग पढ़ सकते हैं। दूसरी एक भाषा इंग्लिश ले सकते हैं वो लोग। और तीसरी एक जो भाषा है जिसके ऊपर मेनली ये विवाद खड़ा हुआ है वो है कि संस्कृत, हिंदी या फिर अन्य कोई भाषा, इसमें से कोई एक ले सकते हैं। अब ये जो 3 भाषा फार्मूला है इसको लेकर के लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो भाषण दे रहे थे, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को सदन में रख रहे थे। और उसी दौरान उन्होंने दक्षिण भारत खास करके तमिलनाडु को लेकर के बेहद आपत्तिजनक बातें कह दी, जिसको कि ले करके जो दक्षिण भारत के राजनीतिक दल हैं, तमिलनाडु के जो लोग हैं वो काफ़ी खफा हो गए। मैं सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का वो जो वक्तव्य है, जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने एक सदन के अंदर दिया, ऑन रिकॉर्ड दिया, उसको मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। और उन्होंने बेसिकली 3-4 बातें कही है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि इस देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, खास करके तमिलनाडु को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो डीएमके पार्टी है, जो डीएमके है उसी का शासन है तमिलनाडु के अंदर, उसी का वहाँ पर मुख्यमंत्री है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो डीएमके पार्टी है वो दरअसल एक बेईमान पार्टी है। फिर इन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के कीमत पर डीएमके तमिलनाडु के अंदर राजनीति कर रही है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि डीएमके एक अलोकतांत्रिक पार्टी है। और चौथी बात जो कि बहुत ही अमर्यादित है और अशोभनीय है, कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान कि जो तमिलनाडु के लोग हैं वो लोग असभ्य लोग हैं, अनसिविलाइज्ड लोग हैं, अनकल्चर्ड लोग हैं। और इसी चीज़ को लेकर के जो तमिलनाडु के लोग हैं, जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वो काफ़ी खफा हुए। मैं एक बात यहाँ पर आपको याद ज़रूर दिलाना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था तो अंग्रेज़ लोग भारतीयों को बोलते थे कि ये भारतीय जो हैं बहुत ही असभ्य लोग हैं, बहुत ही अनसिविलाइज्ड लोग हैं। आज वही बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान के एक राज्य के बारे में कह रहे हैं कि तमिलनाडु के लोग काफ़ी असभ्य हैं, तमिलनाडु के लोग काफ़ी अनसिविलाइज्ड हैं। ये बात वाकई में बहुत ही ठेस पहुंचाने वाली है और बहुत ही चुभने वाली है। और पूरा जो मसला है इसी को लेकर के खड़ा हो गया। जो दक्षिण भारत के लोग हैं, खास करके जो तमिलनाडु के लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के विरोध किया है। और ये जो 3 भाषा फार्मूला है इसका भी लेकर के विरोध किया है। और उनके विरोध के क्या क्या आधार हैं उसको हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले
जो कहा गया है कि जो तमिलनाडु है वो पहले से ही 2 भाषा नीति के फॉर्मूले का पालन करता आ रहा है, जिसमें कि एक है तमिल और दूसरा है अंग्रेजी, और हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाना चाहता है। और साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जो डीएमके पार्टी की सांसद है कनिक मोची, उन्होंने भी यहाँ पर 2-3 बिंदुओं को रखा है इस चीज़ को लेकर के, और उनका ये कहना है कि केंद्र के शर्तों के आधार पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्लस भाषा नीति को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र ने राज्य का यानी तमिलनाडु का 2000 करोड़ रुपया रोक रखा है ताकि राज्य के ऊपर दबाव बना करके, पैसे का दबाव बना करके और अपनी शर्तों को मनवाया जा सके। अगली बात ये इन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपनी आपत्ति दर्ज करा रखी है और इस चीज़ को लेकर के वो देश के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को अवगत करा चुके हैं कि इस चीज़ को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये पूरे मसले को लेकर के सदन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा के अंदर भी। और हंगामे का स्वरूप आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जिस तरीके से तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहा, अनसिविलाइज्ड कहा, अनकल्चर्ड कहा, तो इस चीज़ को सदन से हटाना पड़ा। यानी कि जो सदन के रिकॉर्ड में जो बातें जाती है तो उस रिकॉर्ड से धर्मेंद्र प्रधान के इस वक्तव्य को, इस स्टेटमेंट को हटाना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में, हिंदुस्तान के संसदीय परंपरा में संभवतः यह पहली बार हुआ होगा जब देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड से हटाना पड़ा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बेहद शर्मनाक बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के लोग बेशर्म लोग हैं। यद्यपि धर्मेंद्र प्रधान ने माफ़ी भी मांग ली है कि अगर मेरी बातों से दक्षिण भारतीय लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को ठेस पहुंची है, उनके भावनाएं आहत हुए हैं, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है और विरोध का आलम यह है कि दक्षिण भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, प्लस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर तमिलनाडु के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ साथ दे रही है। और राज्यसभा के अंदर जो राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट को ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने बोला है। और खड़गे जी कहते हैं कि मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग की जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने की बात करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि वो लोग अनकल्चर्ड हैं और अनसिविलाइज्ड हैं, तो आप मंत्री से इस्तीफा लो, यानी कि आप मंत्री पद पर रहने के लायक नहीं हैं। मोदी सरकार देश को डिवाइड करने की बात कर रही है, ये देश को तोड़ने की बात भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर शिक्षा मंत्री ही इस तरीके का बयानबाजी करता है तो वो इस देश के शिक्षा व्यवस्था को क्या सुधार करेगा, है ना। और यही बात अन्य जो दक्षिण भारतीय पार्टियां हैं उन्होंने कही है। जो तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी की, वो भी इनके साथ आकर के इस मसले पर खड़ी हो चुकी है। तो ये जो भाषा विवाद है इसको जन्म देने की कोशिश की जा रही है और हिंदी को ज़बरदस्ती एक तरीके से थोपने की कोशिश की जा रही है, ये कहते हुए कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आप हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में ले सकते हैं। हिंदी एक कॉमन भाषा है बातचीत का और काम करने का, जो सरकारी काम होता है उसको करने का एक राजकीय भाषा हो सकता है। कि आपको एक चीज़ और यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची के अंदर जिन भाषाओं का जिक्र किया है, जिन भाषाओं का वर्णन किया गया है, वो सभी भाषाएँ हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा है। और संविधान में ये भी कहा गया है, सीधे तौर पर कहा गया है कि आप हिंदुस्तान के अंदर वेशभूषा, रंग, भाषा के आधार पर किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो भाषा को किसी के ऊपर थोपना ये बेसिकली कहीं से भी उचित दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसके पीछे नरेंद्र मोदी का एक हिडन एजेंडा है जिस पर हम चर्चा करेंगे अभी आगे चल करके। ये भाषा विवाद है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से निकल करके आया है। दूसरा चीज़ जो मैं कह रहा था वो परिसीमन को लेकर के कह रहा था, और परिसीमन के पीछे जो नरेंद्र मोदी की सोच है वो सोच ये है कि दक्षिण भारत में
नरेंद्र मोदी, बीजेपी बेहद कमज़ोर है। ये बात देश में किसी से छुपी हुई नहीं है कि दक्षिण भारत के अंदर नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को लोकसभा में बहुत सीटें नहीं मिलती है, इनके लिए वहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। तो ये परिसीमन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं बेसिकली कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके लोकसभा के सीटों की संख्या को घटा देना चाहते हैं, ताकि वहाँ पर सीटों का नुकसान कम होगा बीजेपी को, और वो जो सीटें कम होंगी उसको उत्तर भारतीय राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर बढ़ा देंगे, जहाँ से कि बीजेपी को अधिक सीटें आती है। तो परिसीमन करने के पीछे नरेंद्र मोदी का यही सोच है, यही इनकी मंशा है, और इसीलिए ये चाहते हैं कि परिसीमन हो, और 2026 में ये परिसीमन करना भी चाहते हैं। और इस चीज़ को लेकर के भी दक्षिण भारत के सभी जो राज्य हैं वो एक स्वर से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के अंदर उनका प्रतिनिधित्व कम करने की साजिश एक तरीके से नरेंद्र मोदी के दोनों ही मसलों की जा रही है, चाहे वो भाषा विवाद हो या फिर परिसीमन हो। इस पर मोदी सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है, और दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं प्लस हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, ये सब एक होकर के और बीजेपी के इस नीति का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के इस कार्य का विरोध कर रहे हैं। अब इसके पीछे आप ये देखिए कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जो बीजेपी हैं, इनकी जो सोच है दरअसल वो अंग्रेज़ों वाली सोच है। जैसे अंग्रेज बोलते थे ना कि बांटो और राज करो, तो उसी आधार पर ये लोग भी काम कर रहे हैं। कभी आप देखेंगे कि धर्म के आधार पर लोगों का बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं, वोट बांटने का काम करते हैं। कभी ये लोग अब भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ये क्षेत्र के आधार पर भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके माध्यम से बेसिकली नरेंद्र मोदी इस देश में एक नए तरीके के जो विवाद है कि नॉर्थ इंडिया वर्सेज साउथ इंडिया, इस विवाद को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब करने के पीछे नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है राजनीतिक लाभ लेना, वोटों का ध्रुवीकरण करना, और उत्तर भारत के अंदर अपनी मजबूती को और मजबूत करना, और दक्षिण भारत को एक तरीके से इग्नोर करना। ऐसे कहते हैं ना बीजेपी के लोग कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उसी तरीके से आगे चल कर के अब ये कहने लगेंगे कि हमको दक्षिण भारत का वोट नहीं चाहिए। ये असली जो है बीजेपी की मंशा है। मुझे उम्मीद है कि भाषा विवाद को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और परिसीमन के माध्यम से नरेंद्र मोदी किस राजनीतिक फ़ायदे की तलाश कर रहे हैं इसको भी आप भली भांति समझ चुके होंगे। इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में लिख करके ज़रूर मुझसे शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमसे जुड़ जाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।